बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे कि अवामी जमात पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी, आसिफ अली जरदारी की नवाजिशों से मुल्क की जमात पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध के देहातों तक महदूद होकर रह गई। पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बजाय आज भी भुट्टो के नाम पर वोट की भीख मांगने पर मजबूर है। यहां पर अहम सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो के पास भुट्टो की पार्टी तो मौजूद है, क्या उसके पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली पार्टी का मंशूर भी बाकी मौजूद है? इस बात पर जानने की कोशिश करेंगे। मजीद बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के बनी गाला तजावुजात केस से मुतालिक बात करेंगे कि इस्लामाबाद शहर की तबाही पर जस्टिस गुलजार अहमद चेयरमैन CDA पर शदीद बरहम हो गए। पहाड़ों के पहाड़ आपने तो जंगल तक खत्म कर दिए, मागला को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बचा रखा है। क्या आप सारे इस्लामाबाद को कच्ची आबादी बनाना चाहते हैं? जब से इस्लामाबाद में आया हूं आपसे तो कश्मीर हाईवे मुकम्मल तक ना हुआ। जस्टिस गुलजार अहमद के दौरान समात निहायत शदीद रिमार्क्स और कहा कि जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के खूबसूरत दारुल खिलाफों में से एक इस्लामाबाद है, मगर इसकी तबाही और बर्बादी के हवाले किसने किया, इसके ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको खानानी एंड कालिया मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक बताएंगे कि अमेरिका में मुल्जिमान को सजा मगर पाकिस्तान में क्लीन चिट दे दी गई। अमेरिका में अपने जराइम का एतराफ करने वाले मुल्जिमान को FIA पाकिस्तान में सजा क्यों नहीं दिला सकी है? खानानी एंड कालिया स्कैंडल था क्या? माजी के हवालों से इस स्कैंडल की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट को अहमियत ना देने की रिवायत पर कायम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बाद अब विफाकी वज़रा भी इसी राह पर गामजन है। विफाकी वज़ीर कानून सेनेटर फरोग नसीम सेनेट की कानूनी इंसाफ कमेटी में मुसलसल गैर हाजिर हैं। अरकान ने एहतजाजन इजलास भी मुलतवी किया। सेनेटर होते हुए फरोग नसीम आखिर सेनेट की कानूनी इंसाफ कमेटी को अहमियत देने से इनकारी क्यों है? इस कमेटी का सामना क्यों नहीं कर रहे? और PTI की अपनी हुकूमत कानून साजी में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही? ये जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि विफाकी हुकूमत का एक अच्छा कदम सेक्रेटरी सिविल एविएशन शाहरुख नुसरत ने आरिफ वाला में अपनी मदद आप के तहत छोटा तैयारा तैयार करने वाले नौजवान मोहम्मद फयाज के पास अपनी टीम भेजी। उसका तैयारा ना सिर्फ वापस करवाया बल्कि उसकी मदद करने का फैसला भी किया है। यहां पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विफाकी हुकूमत ऐसे नौजवानों की सलाहियतों से फायदा कैसे उठा सकती है। मगर सबसे पहले पीपल्स पार्टी से मुतालिक बात करेंगे। आमिर साहब, आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी थी। बहुत सी तकरीरें सुनी, बहुत सी हॉट किस्म की तकरीरें आज हमने सुनी नोटेरों में, मगर पीपल्स पार्टी क्या वही पार्टी है जो भुट्टो की थी? वो पता नहीं आपने कौन सी मुख्तलिफ कोई तकरीरें सुनी है। आज बड़ा गर्व बरस रहे थे बिलावल भुट्टो मुझे जो आसिफ जरदारी साहब की तकरीर थी वो उनकी सेहत के मसाइल भी लग रहे थे, वो बड़े कमज़ोर से थे। अच्छा। और बीमार भी लग रहे थे और कोई जान नहीं थी। जब वो कह रहे थे ना कि सड़कों पे आ जाएंगे और लेट जाएंगे और क़यामत आ जाएगी, अच्छा। पता चल रहा था वो खुद भी नहीं मानते कि ये पॉसिबल है। तो ये आपने पता नहीं आपने हुआ है आपके लिए ख़ास तौर पे आपकी जनरेशन के लिए 4 अप्रैल बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपने इसके मतलब सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, हमने देखी हुई है। हमने देखी हुई है। छोटे थे मगर 12 इतने समझदार ज़रूर थे। अब आप अपनी उम्र छुपा रहे हैं। छोटे थे। छोटे ये है कि मैं 77 में जब PNA का जुलूस निकल रहा था तो हम बच्चे बड़े खुश थे कि 6ठी क्लास के अंदर जो है वो हम मुफ्त पास हो गए थे, इम्तिहान नहीं देना पड़ा था, तो हम बड़े खुश थे। मुल्क जो है वो गहराइयों में जा रहा था। बिल्कुल 77 एक आप कह सकते हैं कट ऑफ पॉइंट था जब अच्छा खासा ये मुल्क, एक लिबरल मुल्क, एक ये बड़ा हंसता खेलता मुल्क जाउला की मार्शला की बिल्कुल नीचे गिर गया था। पर हम बच्चे बड़े खुश थे कि हमें इम्तिहान नहीं देना पड़ा था, इम्तिहान कैंसिल हो गए थे और 6ठी जमात के बच्चे 7वीं में मुफ्त पहुंच गए। तो हम बड़े खुश थे कि इम्तिहान की तैयारी नहीं करनी पड़ी। मगर 79 में 4 अप्रैल में ज़्यादा बड़े थे तो याद है। और जो है बाद में क्योंकि स्टूडेंट एक्टिविज़म भी कुछ किया हुआ है तो बाद की 86 की जो बीबी आई हैं तो हम वहाँ पे उस ट्रक के नीचे मौजूद थे जब ये बीबी 86 में वापस आई हैं। मगर आज की 4 अप्रैल में और 1979 की 79 की 4 अप्रैल में बहुत फ़र्क पड़ गया है। और पहले भुट्टो साहब के मतलब भी, बीबी के मतलब भी, बिलावल तो भी बिल्कुल कल के बच्चे ही हैं। फ़र्क पड़ गया है बहुत ज़्यादा तनाजुर में।
कि जिस तरह बाहर वो डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होती हैं ना, कि वो होता है कि 25-30 साल बाद डॉक्यूमेंट्स जो क्लासिफाइड होती हैं उसको खोल देती हैं, तो लोग फिर उन डॉक्यूमेंट्स को नए जाविये से देखते हैं कि अब ये कैसे लगते हैं। तो कई दहाइयों तक भुट्टो साहब के यहाँ दुश्मन थे या उनके चाहने वाले थे, और जो चाहने वाले थे उनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे, और उनके मुखालिफ भी जो थे वो बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे। अब जो है ना, लोग उनको ब्लैक एंड वाइट में नहीं, उनको दरमियान में देखते हैं। उनकी अच्छाइयाँ भी हैं, उनकी अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। वो भुट्टो साहब पाकिस्तान के पहले लीडर थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। उनके दुश्मन भी मानते हैं कि जिन्होंने गरीब आदमी को एम्पावर किया, उसको एहसास दिलवाया कि तुम भी इंसान हो, बराबरी के लिए जद्दोजहद कर सकते हो, और उसको उसके हकूक़ की उसको ये सोच दी जो है ना। और काफ़ी सारे इकदाम किए जिससे कि ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज ऊपर से लेके नीचे किया। ज़मीन की जो है ना वो उसको जो जागीरदारी निज़ाम को काट लगाया, पूरा नहीं लगा सके, मगर कोशिश ज़रूर हुई कि ज़मीनों को, बड़ी ज़मीनों को काट के छोटे गरीब काश्तकारों में बेचा जा सके। आधा हो सका, आधा नहीं हो सका, ये कोशिश हुई। उसके बाद जो है गिनना शुरू कर दें तो ख़ास तौर पे बैनुल अक़वामी उसमें कि दुनिया में, अरब दुनिया में ख़ास तौर पे इकट्ठा करके पाकिस्तान का एक रोल, पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ाई, और फिर न्यूक्लियर उसकी बुनियाद रखी। तो एक लंबी फहरिस्त है भुट्टो साहब की, जो कि उनके जो ख़िलाफ़ लोग भी हैं, दुश्मन भी थे, वो भी आज भी मानते हैं, और उनकी 10-20 साल बाद ही मानना शुरू हो गए थे। बाकी भुट्टो साहब की और 40 साल बाद कुछ खराबियां भी हम जिक्र कर सकते हैं कि भुट्टो साहब ने फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेशनलाइज किया स्कूल, शायद नीयत तो बड़ी अच्छी थी कि उसको मसावी निज़ाम बनाने के लिए, मगर फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो चुकी। वो स्कूल तबाह कर दिए, इस तरह ही अस्पताल भी तबाह कर दिए। इस तरह ही शायद जो नेशनलाइजेशन इंडस्ट्री को की गई, नीयत तो बड़ी अच्छी थी कि मसावी निज़ाम बनाया जाए, और ये 22 ख़ानदान जो लीड थी अशराफिया बहुत ज़्यादा, इसके कमर तोड़ी जाए। वो कमर तो टूट गई, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, उससे कि हमारा सनती निज़ाम भी जो है ना, हम नीचे आए जो है ना, उनके बाद वो उसको संभाला नहीं जा सका। सो और भी हैं चीज़ें देखें। मगर आज 4 अप्रैल में ये तकरीरें सुन के जो है ना, ये है कि भुट्टो साहब के दाई या भुट्टो साहब के मानने वाले, आप इवन आपने नहीं भी देखा था, और क्लासा साहब मैं, हम ज़्यादा हो सकते हैं, मगर ये जो आज तकरीरें वाले करने वाले थे ना, इनके वो क्रीडेंशियल्स नहीं हैं। आसिफ जरदारी साहब के तो बिल्कुल ही नहीं हैं। आसिफ जरदारी साहब के वालिद साहब का, और ये हिस्ट्री है कि 1977 में भुट्टो साहब ने हाकिम अली जरदारी को टिकट ही नहीं दिया था। उस 70 में MNA थे, 77 में उन्होंने टिकट ही नहीं दिया था। वो उनको नापसंद करने लग पड़े थे, उनकी काफ़ी सारी वजूहात की बुनियाद पे, और वो फिर ANP में चले गए थे। उन्होंने उनकी मुखालिफ जमात उस ज़माने में नायब जो थी उसके अंदर चले गए थे। और 1985 का इलेक्शन, ये भी हकीकत है, तारीख है, कि हाकिम अली जरदारी साहब ने MNA की सीट से, और आसिफ अली जरदारी साहब ने वो MPA की सीट से लड़ा था। 1985 का वो इलेक्शन था जिसको पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया था कि हमने ये रिग्ड इलेक्शन है, बीबी का कहना था, और ये जो है ना, इसको नहीं लड़ा जाएगा, हम इसको नहीं करेंगे। शायद गलती थी, पर बहरहाल पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया था किसी जो है। मगर पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ लोग थे या बीच में जो टूट गए थे, उन्होंने इस इलेक्शन में लड़ा था। कुछ ने मर्जी से लड़ा था, कुछ ने बगैर मर्जी के लड़ा था। जो बगैर मर्जी के जो लड़ने वालों में थे, उसमें हाकिम अली जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी इंडिपेंडेंट लड़े थे, और दोनों की जमानतें जब्त हो गई थी बगैर पीपल्स पार्टी के। याद रहे कि इतने बड़े जो आसिफ अली जरदारी लीडर हैं, इनकी टोटल की टेंशन ये हैं कि इनकी बीबी से शादी हुई है, तो ये पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। इनका खुद अपने ऑन हिज ओन ये वाला था। बीबी भी जो है ठीक है, वो जिस तरीके से उनकी असैसिनेशन हुई और उनकी वो हमदर्दियाँ हमारे यहाँ जो जाने वालों के मतलब नहीं किया जा सकता, मगर 4 अप्रैल के ये जो है ऐसे दिनों पे उनके भी कुछ नकाइस थे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विस बैंक का हम कहते रहते हैं, उसमें कुछ शक नहीं है, कोई भी उस केस को पढ़ ले तो उनको भी आसिफ जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी जिस हालत में आज है,
इसको ना ज़ियाउल हक तोड़ सका, इसको ना मुशर्रफ तोड़ सका, ना इसको नवाज शरीफ साहब तोड़ सके। इसको इस हालात में पहुंचाने के लिए मेन जिम्मेदारी जो आसिफ ज़रदारी साहब की है कि इन्होंने बीबी को भी अपनी राह पे डाल लिया कि बीबी के ऊपर भी ये स्विस पैसे बनाने वाला जो शौक चढ़ा, वो जो है सरे महल ये सारा वो था। और अब फाइनली कुछ हद तक तो बिलावल साहब की जो ये हालात हैं कि हम कहते रहते हैं कि तरस भी आता है और जो है ना अफसोस भी होता है कि एक यंग 4 जनरेशन की एक विरासत थी, तो बड़ी उम्मीदें थीं कि शायद पॉसिबल नहीं होता अपने बाप से ज़्यादा ना, मगर हमारी लोगों की उम्मीदें थी क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी जवानी का एक रोमांस रहा हुआ है कि शायद वालिद साहब से हट के ये कुछ कहेंगे वालिद साहब को कि काफ़ी मजाक हो गया है तो मुझे कुछ करने दें। मगर नहीं, वो कहते हैं ना इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ये उसी लकड़ी की जो है ना ये शतीर निकले हैं। और आज मैं सुन रहा था उनकी तकरीर, लंबी तकरीर थी, मेरा 1 घंटा की तो तकरीर उन्होंने की है। और उसके अंदर वो जो भुट्टो की जिद्दोजहद और जो 80s की जमहूरियत की पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद से आजकल की जो अपने ये केसेस को लड़ रहे हैं उसको जोड़ रहे थे जनाब। ये उस अजीम जमहूरियत की स्ट्रगल की भी बेइज्जती है। और ये टोटली आज के जो केसेस हैं ये क्रिमिनल केसेस हैं, ये फ्रॉड के केसेस हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, ये रिश्वतस्तानी के केसेस हैं, ये हर किस्म के फ्रॉड के केसेस हैं। और ये 27 वॉल्यूम्स हैं और ये कोई ऐसी नहीं है कि किसी डिक्टेटर ने बना दिए। बजाय इसके कि अदालतों में जवाब दें, वो तुले में कि जो रही सही रूरल सिंध तक पीपल्स पार्टी रह गई है कि उसको भी जो दाव पे लगा दें ताकि जेल ना जाया जा सके। और मुकदमात के लिए वो सारी बातें कि जी सिंध कार्ड खेला जा रहा था कि जी ये मुकदमात सिंध में क्यों किए जा रहे हैं, उसके बाद जी हमारे साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, फलाना हो गई। तो बजाय इसके कि वो है तो लिहाजा वो कुछ अर्से तक तो मैं सुनना था क्योंकि आपने, मुझे पता था आपने पूछना है कि 4 अप्रैल का क्या हुआ, तो मुझे मेरी मजबूरी थी। यकीन कर अगर मेरी मजबूरी ना होता तो वो वही तकरीर है वो जो रोज़ करना शुरू हो गए हैं, उसके अंदर कोई जान नहीं रह गई है। सिर्फ भाई साहब खुदा के लिए ये मुकदमे में अपने जवाब दें ये और तफ्तीश को सियासत की नज़र ना करें। ये पार्टी में कुछ अभी भी चंद लोग अच्छे लोग रह गए हुए हैं, वो सिर्फ एतजाज़ सदन में देख रहे थे, बड़े बादल नखास्ता आके बैठे हुए थे, तो जो है बाकी काफ़ी सारे मिसिंग थे, काफ़ी सारे पुरानी ओल्ड लॉर्ड मिसिंग थी, इस तजदीद वफा वाले दिन भी मिसिंग थी। तो वो 4 अप्रैल और ये 4 अप्रैल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अपनी करप्शन को बचाने क्लासर साहब ये अपना सब कुछ भुट्टो के नाम से जोड़ते हैं, इससे बड़ी अफसोस की बात और क्या है? नहीं, आमिर साहब ने बड़ा, मेरा ख्याल है एक इंतहाई खूबसूरत तरीके से इन्होंने पिछले 40 साल की तारीख को राइज एंड फॉल ऑफ द भुट्टोज या पीपल्स पार्टी का जो राइज एंड फॉल था उसको इन्होंने सम अप किया। उस पर क्या मैंने ऐड कर सकता हूँ, मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर हैं कि जो आमिर साहब ने कहा है कि एक सेकुलर और ये लिबरल मुल्क था जिसको जनरल ज़िया साहब है और उन्होंने उसको आगे तबाह करके रख दिया और बहुत सारी चीज़ें गलत हमारी सोसाइटी में ऐसी एंटर हुई जो आज तक बाहर नहीं निकल सकी। मैं खुद भुट्टो साहब की बहुत सारी चीज़ों का मैं एडमायर हूँ। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का अगर कोई पढ़ा लिखा पहला और आखिरी सियासतदान था, मैं था का कह रहा हूँ, तो भुट्टो साहब थे। पहला और आखिरी एक कोई प्राइम मिनिस्टर था जो ये कैबिनेट की वो फाइलें पढ़ता था और वो समरीज नहीं पढ़ता था, सारी रात फाइलें पूरी की पूरी। उनको इंसोम्निया का भी मसला था, नींद नहीं आती तो पढ़ते रहते। वो पहला और आखिरी प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का गुजरा है। मैंने पिछले दिनों यहाँ से ना उनसे इसे कौमी असम्बली से भुट्टो साहब की तकरीरें निकलवाई मैंने, मैं पढ़ा तो जाए ना जरा असाइनमेंट ही का, मतलब उनसे बेस्ट मेरा ख्याल स्पीकर ही कोई नहीं था। किसी ने अगर ये सीखना हो तकरीर कैसे करनी है पार्लियामेंट में, बातें कैसे करनी है, तो भुट्टो साहब की तकरीरें पढ़ी जा सकती हैं। इंटरनेशनल उसमें रेफरेंसेस देख लें, उसमें लिटरेचर का देख लें, एनीथिंग देख लें। लेकिन उनके साथ कुछ अपनी टेंडेंसीज भी थी। मतलब वो कहते हैं ना, मुझे 4 अप्रैल की आपने बात की तो मुझे 4 अप्रैल आज तक याद है। उस रात हमारे घर खाना नहीं पका था सर। हमारी वालदा जो है मेरी, मुझे आज तक अच्छी तरीके से याद है, वो बैठी रो रही थी। वो शाम को अखबार भाई लेके आए ना, वो शाम को पहुंचा था लैया से वो हमारे गाँव में, तो उन्होंने पढ़ के सुनाया कि भुट्टो साहब को फांसी लग गई। अम्मा वहीं रोती रही, तो उन्होंने खाना नहीं पकाया था। मुझे आज तक याद है, पता नहीं कहीं हमारी चची वगैरह ने उस जनरेशन को बता रहा हूं जो है ना जो अफसुर्दगी है वो बिल्कुल नहीं भूलती। सो ये मैं बता रहा हूँ, आज से 40 साल पहले एक देहाती खतून बाजार सड़कों में एक खामोशी थी, ऐसा हू का आलम था कि वो भूलती नहीं। अब ये देखें कि डाउन द ईयर्स जो हमें दुख है
कि जो मतलब हमारी आप कह सकते हैं कि वालदैन जो थे वो शायद इन्हीं के थे। अब तो फील कर सकते हैं हमारी वालदैन शायद उन्हीं को वोट उन्होंने डाला होगा। अब डाउन द ईयर 40 साल बाद मैं आज समझता हूँ कि मेरी वालदा साहब आज होती हैं और ये सारी चीज़ें देखती तो आज भी बैठी हुई रो रही होती हैं या वो ये कह रही होती हैं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी के साथ क्या हशर करके रख दिया है, और भुट्टो साहब की लेगेसी जो थी उसको कैसे आपने कैश करवाया है, बेचा है, सरे माल ले रहे हैं, नेकलेसेस ले रहे हैं या ब्रेसलेट ले रहे हैं दुबई। मतलब आप उनके देखें तो सही कि कितनी जायदादें हैं जो इनके नाम पे निकली हैं, जो गोशवारे इनके पड़े। बंदा का गोशवारों को लिस्ट पढ़ते पढ़ते सांस फूल जाते सर, 5-6 पेजेस से जो हमारे यहाँ पे टीम ने निकाले थे बैठ के। शॉकिंग थे सर। जो भुट्टो साहब की थोड़ी सी ट्रेजेडी थी, अब हमें थोड़ी सी समझ आती है कि उनका एक लिबरल सेकुलर पढ़ा लिखा होना एक एडवांटेज था। 4-5 सालों में जो उन्होंने काम किए पाकिस्तान में शायद कोई वज़ीर आज़म ने ना किए हैं ना कर सकेगा, लेकिन जो उनकी फ्यूडलिस्टिक उनकी टेंडेंसीज थी, वो जमहूरियत का ठीक है नाम जरूर यूज करते थे, उन्होंने भी अपने दौर में कोई अपनी अपोजिशन के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। उनको भी तशद्दुद किया गया, जेलों में डाला गया, सहाफ़ी जेलों में गए, अपने नकात डाले और बला बला चीज़ें की जो उनकी मेरा शख्सियत का एक प्रॉब्लम था। 65 की वार शुरू करवाना इंडिया के साथ, ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल है एक ब्लंडर था जिस पर अयूब खान साहब बाद में पछताते भी रहे। वो भुट्टो साहब ने शुरू करवाई, जिसके बाद इंडिया पाकिस्तान कभी भी नॉर्मल नहीं हो सके जो पहले थे। ये मैं उनकी समझता हूँ। मैं जो इन्होंने बात की लिबरल और सेकुलर की, ये हम ठीक है जनरल ज़िया को ब्लेम करते हैं, करना चाहिए। जनरल ज़िया ने वही कैपिटलाइज किया, एक्सप्लॉइट किया जो रास्ता उनको भुट्टो साहब ने दिखाया था। कि भुट्टो साहब को ये शौक चढ़ गया था आखिरी दिनों में इक़्तिदार के कि ये मेरे खिलाफ जितने यहाँ रिलीजियस ये 9 सितारा बने हुए हैं, एनपीए वगैरह बनी हुई है, अगर मैं इनको अपीज़ कर पीएनए सॉरी इनको मैं अपीज़ कर लूँ, खुश कर लूँ, इनकी मर्जी का काम करूँ तो मेरा इक़्तिदार बच जाएगा। तो उन्होंने आके सबसे पहले वही काम शुरू किया जो बाद में जनरल ज़िया ने जिन पे बैठ के पूरी कौम को हाईजैक कर लिया। उन्होंने यहाँ पे आके पाबंदियाँ लगानी शुरू की, जुम्मे की छुट्टी कर दो, शराब पे पाबंदी लगा दो, और उन्होंने 3-4 ऐसे स्टेप्स लिए जिसके बाद दुकानें तोड़ना शुरू कर दी उन्होंने। ये सारी चीज़ें भुट्टो साहब के दौर में हो रही थी। ये मैं रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूँ कि जब इक़्तिदार बचाना था, जब उन्होंने यहाँ पे आके रिलीजियस एलिमेंट्स को, सेंटीमेंट्स को खुश करना था, तो भुट्टो साहब ने भी बिल्कुल वही एक पॉलिटिकल एक्ट किया अपना इक़्तिदार बचाने के लिए जो तमाम सियासतदान करते हैं। आखिर पे वो आके खड़े होने से इनकार। मेरे ख्याल आपने ले जरा मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि भुट्टो साहब की ग्रेटनेस अपनी जगह पे बहुत सारे ग्रेट अचीवमेंट है, लेकिन इस मुआशरे को जरा जो ढकेल के गए हैं ना, ये मिलिटेंसी, फंडामेंटलिज्म, नैरोनेस, इसमें भुट्टो साहब को, और वहां से अब तक ये सोसाइटी, ये मुल्क, ये मुआशरा नहीं निकल सका। एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। भुट्टो साहब की बरसी है, चूंकि इससे मुतालिक मजीद गुफ्तगू भी आगे बढ़ाएंगे, मगर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला तजावुजात केस के मुतालिक भी आपके साथ रखेंगे, मगर और खनानी एंड कालिया मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल से भी बात करेंगे कि अमेरिका में इन मुल्जिमान को सजा मगर पाकिस्तान में इन्हें क्लीन चिट क्यों दे दी गई। छोटी सी ब्रेक, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। भुट्टो साहब के हवाले से बात हो रही थी। बात है कि जो बड़ा आदमी होता है उसका जब रईस कर रहा होता है तो पूरे माशरे को बेनिफिट होता है, पूरे मुल्क को होता है। ये पूरी दुनिया का एम्पायर्स का ऑल ओवर ह्यूमन हिस्ट्री आप जाएँ कि बड़ा आदमी जब तरक्की कर रहा होता है अपनी जहानत से, अपनी करेज से, अपनी कैपेसिटी से पूरे माशरे को इम्पैक्ट करता है पॉजिटिवली, पूरी मुल्क, कौम, सोसाइटी को ऊपर लेके जाता है। जब वो गलतियां करने पे आता है तो उसी तरीके से जैसे वो ऊपर लेके जाते हैं वैसे ही नोज डाइव वो नीचे लेके आते। भुट्टो साहब बिल्कुल एक, आप उनकी शेक्सपियरियन अगर उनकी ट्रेजेडीज देखें ना, या उनकी ग्रीक की ट्रेजेडीज देखें तो आपको वही बादशाह लगते हैं कि जो एक ट्रेजिक हीरो है कि आए हैं, हीरो बन के आए, पाकिस्तानी अवाम के लिए उम्मीद बन के आए। उन्होंने आके यहाँ उस पर फ्यूडलिज्म के खिलाफ जद्दोजहद शुरू कर दी, अयूब खान के खिलाफ बगावत कर दी, लोगों के लिए उम्मीद बन के लाइक हीरो जो हमें आप कह सकते हैं हिंदुस्तान, इंडिया के या पाकिस्तान के लोगों को हीरो की तलाश रहती है। अब उसी का जब ये आके फाल हुआ ट्रेजिक हीरो का, तो आप उसमें बहुत सारे ट्रेजिक फला देख सकते हैं कि भुट्टो साहब के उनके अपने ट्रेजिक फला उनके क्या थे। मैं ये समझता हूँ कि इक़्तिदार के साथ वो शायद हर बंदे में आ जाती है। यहाँ बैठ के ये कमेंट करना बड़ा आसान है, शायद हम भी अगर उस सिचुएशन में हूँ तो शायद वही हरकतें करें, वही एक्ट करें जो कि आगे जिन लोगों पे हम तनकीद करते हैं, नवाज शरीफ पे करें, वो जरदारी साहब पे करें, भुट्टो साहब पे, या नवाज शरीफ साहब या इमरान खान, ये होती है पावर की अपनी एक उनकी एक स्टाइल होता है। सो भुट्टो साहब का मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक आके आप कह सकते ट्रेजिक किस्म के कंप्रोमाइज़ किए। सबसे बड़ा ट्रेजिक उनका कंप्रोमाइज़ उनका ये था कि जिस ये क्लास के खिलाफ बगावत की थी उन्होंने 70 में या 71 में,
उसी क्लास के आके साथ मिला लिया उन्होंने, आके 75 76 में वो तमाम फ्यूडल उनकी क्लास में आ गए, उनकी जमात में आ गए, जिनके खिलाफ उनकी आके बगावत की थी। ये उनका मेरा ख्याल ट्रेजिक फला था। और दूसरा, उन्होंने जनरल ज़िया के लिए एक रास्ता खोला कि पाकिस्तानी सोसाइटी को हम या लिबरलिज्म से, प्रोग्रेसिविज्म से या सेकुलरिज्म से, अभी आमिर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में लोग सेकुलरिज्म को गलत समझते हैं, हम डिफाइन कर देते हैं कि या सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि लादीनियत नहीं होती जो पाकिस्तान में गलत प्रोपेगेंडा, और पर्टिकुलरली हमारे उर्दू प्रेस और उर्दू कॉलम निगार भाइयों ने बड़ी यहाँ पे धूल उन्होंने उड़ाई है, लादीनियत से जोड़ देते हैं। गलत बात है ये, बिल्कुल सेकुलरिज्म जो है कि आप लोगों के तमाम मज़ाहब को, उनके फेथ को या लोगों के डिफरेंट अप्रोचेस को, वो आप उस मज़हब के मानने वाले हैं, वो आपको किसी दीन के मानने वाले हैं, किसी इज़्म को मानते हैं, वट एवर दे फिलासफी, उसमें रियासत का कोई ऐसा रोल नहीं होता। बर्दाश्त करने का नाम है, अपने से मुखालिफ नुक्ता नज़र और आरा को बर्दाश्त करने का नाम जो है ना वो सेकुलर। और दूसरा भी वहाँ पे आप देखें, हमारे मुसलमान भाई जहाँ भी रहते हैं दुनिया के सिविलाइज्ड मुल्कों में, यूरोपियन वो सारे सेकुलर स्टेट्स हैं। यही वजह है को इनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, इनको मस्जिदें बना लें, कुछ भी कर लें, उनको कोई मसला नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेशनलिटी भी देंगे, इनके बच्चों को अपने बच्चों के साथ पढ़ाते हैं। रीज़न कि उनके सेकुलर स्टेट्स हैं। अगर क्रिश्चियन स्टेट्स होते हैं जैसे कि एक आती है, तो ये फैसिलिटीज जैसे हम यहाँ पे देने को बाज़ दफ़ा तैयार नहीं होते, उनको भी ना मिलती। मसलन यहाँ पे देखें आप, उसमें मिडल ईस्ट में जो मुसलमान हम संभाले नहीं जाते, वहाँ पे यूरोप में राइट्स मांगते जो हमें मिलते हैं, या मिडल ईस्ट में कोई आपको नहीं देता राइट्स। वहाँ पे जाते ही आपका कफील खड़ा है, पासपोर्ट छीनता है, ना नेशनलिटी देता है, ना शादी की इजाज़त देता है, ना आपको वहाँ पे सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज देता है, ना आपके बच्चे वहाँ पे पढ़ सकते हैं, नेशनलिटी मिलती है। ये एक अलहदा एक उस पर डिबेट है। सो लास्टली मैं ये कहूँगा कि भुट्टो साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान का पहला और आखिरी पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन भी था, वज़ीर आज़म भी था, लेकिन उन्होंने जिस तरह जनरल ज़िया को उन्होंने रास्ता दिखाया कि पाकिस्तानी सोसाइटी को आपने ब्रूटलाइज कैसे करना है, यहाँ पे ज़हीन लोगों को टार्चर कैसे करना है, यहाँ पे आपने मज़हब का एक उसका लिबादा पहन के पाकिस्तानी सोसाइटी को टार्चर कैसे करना है, ब्रूटलाइज कैसे करना है, और सांस लेने के काबिल नहीं रखना। तो मैं समझता हूँ भुट्टो साहब को इक़्तिदार बेशक जाता था, जाने देते, उन्हें कम से कम वो काम नहीं करने चाहिए थे जो उन्होंने आके कंप्रोमाइज़ किए, मैसिव कंप्रोमाइज़ किए, तो फ्यूडल क्लास को अंदर लेके जिसके खिलाफ खड़े हुए थे। प्लस उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए कि पाकिस्तान आज तक मैं समझता हूँ जनरल ज़िया का उस मार्शल से हमारी सोसाइटी नहीं निकल सकी, नहीं आकर संभल सकी, और इसके असरात आने वाली कई दहाइयों तक रहेंगे। जहाँ पे हम जनरल ज़िया को ब्लेम करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कुछ रास्ता भुट्टो साहब को भी ब्लेम लेना चाहिए। भुट्टो साहब की एक ये मानी जाती है कि वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करते थे, और उनके अपने काफ़ी सारे जो क्लोज तरीन लोग थे, जैसा कि जे रहीम, जैसा कि बड़े बेताशा, उन सब को भी जो है ना उन्होंने काफ़ी लोगों पे ज़्यादती की। इसमें ये है, मगर मेरी सिर्फ लास्टली ये कह दूँ कि ये बिलावल साहब से और जरदारी पीपल्स पार्टी है, ये पीपल्स पार्टी वो है नहीं। दरख्वास्त ये है कि खुदा के लिए आपको भुट्टो साहब की जो है ना फांसी को बेचना बंद करें, उस पर दुकानदारी ना करें। और क्या करें, उसमें सिंध के लोगों ने और पाकिस्तान के लोगों ने 3 दफ़ा आपको फेडरल गवर्नमेंट दी है, और कोई तकरीबन 30 साल टोटल मिला लें 6-7 दफ़ा सिंध की गवर्नमेंट दी है, ये तीसरी गवर्नमेंट है। तो इसमें भी आप बहाना करें कि जनाब वो जो और क्या चाहते हैं लोग, आपको क्या दें, ये तीसरी दफ़ा इलेक्ट किया आपको सिंध के लोगों ने, तो आप डिलीवर करें। तो ये अपने जो है ना क्राइम्स को और फ्रॉड को बचा के जो ना उस जद्दोजहद से ना जोड़ें, उस जद्दोजहद का उसकी आप बेइज्जती करते हैं डेमोक्रेसी के लिए या भुट्टो साहब के लिए, जो यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उन करोड़ों को अपने ये ओमनी ग्रुप के फेक अकाउंट से जहाँ 34 अरब रुपए है ना निकला है, तो उसका जवाब दें, उससे ना जोड़ें। भुट्टो साहब की कारकर्दगी से नहीं जोड़ना चाहिए। चलिए क्लास साहब अब आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। क्लास साहब हम तो समझते थे कि आप हम लोग ही दुखी होते हैं इस्लामाबाद की करंट सिचुएशन को देख के, मगर जस्टिस गुलजार साहब भी आज तो सुप्रीम कोर्ट में फट पड़े। एक बड़ी एक अच्छी उम्मीद हमें नजर आ रही है, अभी से हमने उम्मीदें पालना शुरू कर दी। वो है जस्टिस गुलजार साहब। जब इन्होंने चीफ जस्टिस मेरा ख्याल इस साल के एंड तक ये बनेंगे, 2 साल है मेरा ख्याल है इनके, 2 साल ये तकरीबन रहेंगे। तो मुझे बड़ी एक फिर उम्मीद सी लग रही है। आपको पता है हम भी जल्दी उम्मीदें बांध लेते हैं उनके साथ, लेकिन इनका ट्रैक हम इनको फॉलो कर रहे हैं पिछले कई अरसे से। कराची के लिए के राइट्स के लिए खड़े हुए हैं। ये कराची को अगर आज हम गए थे, नवाज शरीफ की नाअहली में थे पहले जो 2 जजेस थे खुसर साहब के साथ, तो ये शामिल थे। उसके बाद ये कराची वाला जो फैसला आया है 5000 उन्होंने नहीं देखा। मैं प्रिंसिपल लॉ को देखना है, ये जो दरमियानी रास्ता होता है ना कि रैशनैलिटी, वो रैशनलाइज
प्राइवेटाइजेशन और थर्ड पार्टी मसलियत इंटरेस्ट, पसंदी। मसलियत पसंदीदियों का नहीं कानून है, ताकि आज से 60 साल बाद भी देखा जाएगा, वो देखेंगे कि कानून के पॉइंट को फॉलो किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन अब वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, मगर दबंग फैसला दिया। दबंग इनकी जस्टिस गुलजार साहब की जो दो चीज़ों का मैं बड़ा मोतरफ मैं हुआ हूँ, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो हम जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र भी हमारे शो में पिछले 4 सालों में हमने 2 इशू सबसे ज़्यादा उठाए हैं। एक करप्शन के हवाले से हमने बड़ी जहाँ पे स्टोरीज ब्रेक भी की हैं, फॉलो अप भी किए हैं, और दूसरा एनवायरनमेंट रिलेटेड, शहर जिस तरह तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, दरख्त। मैं ये बड़े उसको आके कंफर्टेबल तरीके से कह सकते हैं कि जस्टिस गुलजार साहब ने 2 इशू पे, यानी हमारी उनका अपना एक वो है माइंड सेट है, इन 2 इशूज़ पे उनका ज़ीरो टॉलरेंस रहा है। मतलब नवाज शरीफ साहब की बरतरफी में ये 2 पहले जजेस थे, उसमें जस्टिस गुलजार साहब और जस्टिस खोसा साहब उसमें शामिल थे। इन्होंने कराची को, आज हम अगर उस पर गए थे कराची, पिछले हफ्ते में कराची में थे, कराची कुछ बेहतर शहर लगा है हमें, खुला लगा है, कोई तजावुज़ात वगैरह गिराई गए, उस पर जस्टिस गुलजार साहब का बड़ा रोल है। इन्होंने कराची बेंच में बैठ के बहुत सारे मुश्किल फैसले किए, तारीखी फैसले किए, और कराची को कुछ इन्होंने आके बेहतर करवाया। मुझे अब ये खुशी हो रही है कि आज उन्होंने अच्छा इस्लामाबाद रिलेटेड भी बड़े इश्यूज लेते रहे, वही पैशन दिखाया है, और ये पहले भी दिखाते रहे। हम तो यहाँ पिट के वो हो गए बूढ़े होने वाले आमिर साहब और मैं कि इस्लामाबाद तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लोग मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे पहाड़ियाँ तक खा गए, यहाँ से जो है ना मरी की तरफ, ये जो आपकी एक्सप्रेस वे, पूरे पहाड़ खा गए सर। वहाँ पे ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज बनी गंजा कर दिया उसको, गंजे हो गए सारे पहाड़। अल्हम्दुलिल्लाह जो लेटेस्ट वहाँ पे मारदार पहाड़ियों के अंदर हाउसिंग स्कीमों की हो रही है, उसमें पीटीआई के लोग शामिल हैं, वो अनकरीब लेके आएंगे। मगर आज जज साहब ने जो कहा कि ये मारगढ़ की पहाड़ियाँ सुप्रीम कोर्ट ने बचाई हुई, अब ये बिल्कुल ठीक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ना एक्शन लेती और ना इनकी डिफॉरेस्टेशन पे देखती तो ये सब पहाड़ियाँ खत्म होती। ये मारधाड़ की बात करेंगे, ब्रेक की तरफ चलना, एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे इस्लामाबाद के करंट सिचुएशन और जो मारधाड़ जारी है इस माफिया की जानिब से, इससे मुतालिक बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ विफाकी हुकूमत ने जो अच्छा कदम उठाया है नौजवान मोहम्मद फयाज और उसके तैयारे से मुतालिक, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही थी कि इस्लामाबाद में जो मार धाड़ जारी है क्लासेस, अब ये और हमें सब 2-3 चीज़ें हैं, मैं बड़ी जल्दी से बता दूं। एक तो थोड़ा सा मेहरबानी, अगर किसी वक्त जस्टिस गुलजार साहब से मैं फिर उम्मीदें लग गई हैं, ये जो है ना नए एयरपोर्ट का हवाला दिया है उन्होंने, बड़ी अहम बात की है। नए एयरपोर्ट के यहाँ से जो ही पुराना टोल प्लाजा निकले, लेफ्ट राइट पे फिर वही बेहंगम कराची वाला काम शुरू हो गया, जिसकी तरफ उन्होंने रेफरेंस दिया है। जो एस्टेब्लिश 1-2 हैं वहाँ पे, मतलब हाउसिंग सोसाइटी लाइक टॉप सिटी वगैरह हैं, वो तो बड़ी मैनेज्ड हैं, अच्छी हैं। इसके अलावा कुछ बनना शुरू हो गए सर, पूरे का पूरे इलाके तबाह किए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड आपकी तबाह की जा रही है। इमरान खान ने ये बड़ा अच्छा काम किया, मैं बड़ा खुश हूँ ज़ाती तौर पर, आप भी होंगे, कि उन्होंने ज़री ज़मीनों पर उन्होंने कहा है कि इस पर कोई आप हाउसिंग सोसाइटी मत बनाइए और आप यहाँ हाई रेज बिल्डिंग बनाइए। ये इमरान खान साहब का बहुत बड़ा फैसला है और हम हमेशा कहते थे इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना ब्यूरोक्रेसी का। एक चीज़ थोड़ी सी मैं समझता हूँ, वो थोड़ी सी इसमें वो ज्यादती हुई है, वो ये है कि ये जो इसके सीडीए के चेयरमैन की आज उनके साथ सख्ती से पेश आए हैं। 2-4 चीज़ें मेरे ख्याल बताना ज़रूरी है। एक तो ये है कि ये सीडीए के चेयरमैन जो हैं ये उस पर एक्टिंग चार्ज पे हैं, जो आमिर हैं। बेसिकली आमिर जो है, आमिर अहमद जो है, वेरी गुड ऑफिसर, बड़ी अच्छी रेपुटेशन है इनकी, ये एज ए गुड उनकी तारीफ करते हैं लोग। कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, एडिशनल चार्ज उनको मिला हुआ है एक्टिंग सीडीए का। ये वह थे, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सा चीज़ें जानता हूँ, मेरा ख्याल रिकॉर्ड पे रखना ज़रूरी होता है, कि जिन्होंने यहाँ पे आपका आके 20-30 साल बाद अगर सीडीए ने कोई सेक्टर डेवलप किया था 30 साल बाद पार्क लेन का, तो वो आके जब आमिर अहमद साहब यहाँ पे उस पर इसके मेंबर थे, इन्होंने टेक ओवर करके चीज़ें करवाई थी। अब जिस बंदे के पास चार्ज ही पूरा नहीं है, एक्टिंग चार्ज पे है, और 3 महीने बाद उसका पता ही नहीं है कि उसने दोबारा रहना है या नहीं रहना, तो उस पर इस्लामाबाद का सारा मलबा डालना, क्योंकि वो चेयरमैन पहले नहीं रहे, अभी इनको तो महीना नहीं हुआ मेरा ख्याल है। सवाल ये है कि इनसे पे इसकी बर्बादी किसने की है? मेयर साहब ने की है। इनको चाहिए ये जस्टिस गुलजार साहब को कि किसी वक्त इस्लामाबाद के मेयर को बुलाएं कि आपके पास जो पावर थी 4 साल से 3 साल से आपको नवाज शरीफ ने लगाया था यहाँ पे, आपने शहर को बर्बाद कैसे किया? दरख्त इन्होंने काटे सर, पार्क इन्होंने तबाह किए, इवन चिड़ियाघर के ये जानवरों का ये घास तक ये लोग खा गए। इस्लामाबाद की बर्बादी में यहाँ पिछले चेयरमैन जो है उनका बड़ा रोल रहा है। आमिर अहमद जो है उसके पास चार्ज है, महीना उसको अभी हुआ नहीं है, या तो फुल टाइम चेयरमैन होते वो और कुछ लंबे अरसे के लिए होते थे। इससे पहले ये मेंबर मेरा ख्याल एडमिन रहे हैं और इनके दौर में कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, बेहतर चीज़ें हुई हैं। सो उन पे आज उनको कहा गया, जैसे मैं पढ़ रहा था कि आपने प्लाट ले लिया होगा,
वो जी, तो जी, जी, मैं जी, इसमें ये ऐड बात कर भी दूं आई है। उन्होंने कहा मैंने कोई प्लान नहीं लिया, आमिर ने कहा। ऐड कर दूं इसमें कि इस्लामाबाद में मुझे हम रेयरली तारीफ करते हैं मगर कमिश्नरेट सिस्टम पे मेरा बिलीव बढ़ गया मेरा है। भी। मैं हमेशा से सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के कायल था कि बिल्कुल इम्प्लीमेंट है, मगर इस्लामाबाद में रिसेंटली जो है डिप्टी कमिश्नर ये जो सारे पूरी इस अच्छी, मौजूदा हाँ। टीम है, Good जिस one। तरह वो तजावजात हटा रहे हैं, जिस तरीके से वो यहाँ तब्दीलियाँ ला रहे हैं, ये मैं इस कायल हो गया हूँ कि मेरा ख्याल है कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर का अहदा उस तरीके से पुराने तरीके से नहीं, मगर उनको डेवलपमेंट से रिलेटेड इख्तियारात उनके बढ़ाने चाहिए। इतनी ज़रूर पुलिस उनकी अंडर होनी चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह के मामलात में पुलिस को यूज़ कर सकें। उनके जो इस्लामाबाद का सिस्टम है ये दरमियानी सिस्टम है, ये मेरा ख्याल मॉडल इसका मैं थोड़ा सा रेप्लिका फैसलाबाद में भी देख रहा हूँ। इनको देख के बाकी डिप्टी कमिश्नर भी इनकरेज हो रहे हैं कि सोशल मीडिया को यूज़ करके लोगों की सर्विस डिलीवरी बढ़ाई जाए। अब आपने बात की ना मेरे इसी पे, लेकिन हम खुश हैं कि प्रेशर इसको सुप्रीम कोर्ट को रखना चाहिए, उनको सीडीए पे भी रखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी रखना चाहिए। मेरी मुलाकात हुई थी उस्मान बुज़दार साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, कुछ अर्सा पहले अरशद शरीफ साहब भी थे उसमें, ये कुछ और भी खावर गुमन साहब भी थे, ज़मीर हैदर भी थे, कुछ दोस्त थे जिनके साथ मुलाकात, शहबाज गिल साहब भी थे। उन्होंने सामने कहा कि बात होने लगी जी कि हम पंजाब में क्या बेहतर कर सकते हैं। मैंने कहा जी हमसे तजवीज़ें ना लेना, हम अकेले कोल हैं। तो उन्होंने कहा फिर मैं कि आप यहाँ के कमिश्नर जो है ना आमिर अहमद साहब हैं और हमजा शफकात उनका पूरा नाम, इन दो लड़कों को बुलाएं, इनको यहाँ पंजाब हाउस में बैठ के इनसे ब्रीफिंग ले लें कि आपने इस्लामाबाद को बेहतर करने के लिए आपने कैसे कैसे यहाँ पे मॉडल बनाया है। इस वक्त अगर पूरे मुल्क में किसी ने कोई रिस्पांस करने की कोशिश की आवाम की कंप्लेंट्स को, इस्लामाबाद को ओनरशिप दी है, इंटरेक्टिव है, ट्विटर पे, ट्वीट पे, फेसबुक पे डालें, शाम से पहले आपकी सर्विस डिलीवरी होती है। इसका क्रेडिट फिर मैं कहूंगा ऑफ कोर्स इंटीरियर मिनिस्ट्री को जाता है, इमरान खान को जाता है, इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पे शहरयार अफरीदी को हम देंगे, सेक्रेटरी जो है यहाँ पे मेजर ई गवर्नेंस ये होती है, मैं इसलिए मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूं कि जिन्होंने यहाँ अच्छी टीम लगी है। इसमें ये होम सेक्रेटरी जो है या सेक्रेटरी इंटीरियर मेजर आजम सलमान साहब हैं, उनको जाता है कि उन्होंने दो नौजवान लड़के उठाए हैं, उठा के एक को कमिश्नर लगा दिया, दूसरे को उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लगाया और दे आर लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन। इस्लामाबाद के कभी शहरियों से पूछ लें कि इन दो नौजवान लड़कों ने, जैसे मैंने कहा कि मैंने उस्मान बुज़दार साहब को कहा कि अपने डिप्टी कमिश्नर्स को कहें ये मॉडल फॉलो करें। अगर यहाँ पे आके आमिर अहमद और यहाँ पे हमजा शफकात, इनसे मैं ये काम कर सकते हैं। मिला नहीं हूँ, मेरी कोई जाती आपने तो बल्कि 2-3 दफा ट्विटर पे उनकी क्लास भी ली है मेरा ख्याल है सर। बिल्कुल, मैंने सिर्फ एक उसके बाद डिप्टी कमिश्नर को देखा यहाँ पे, इसके गुजरात के मेरा ख्याल डॉक्टर खुरम उनका नाम है, उन्होंने ये मॉडल वहाँ पे आके लाने की कोशिश की है कि वहाँ पे डॉक्टर खुरम ने, गुजरात के डिप्टी कमिश्नर हैं, रिस्पांस करें, सफाई करवाएं, अपनी टीम में एग्जिस्टिंग जो वसाइल हैं आपके, इन्होंने कोई नए वसाइल भी नहीं मांगे। इसलिए थोड़ा सा इनको मेरा ख्याल है सपोर्ट की ज़रूरत है और सीडीए पे इनको ये दबाव की ज़रूरत है। और एक और चीज़ मैं इनके जस्टिस गुलजार साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ क्योंकि वो इसको देखते हैं। आपकी कलर कहार की पहाड़ियाँ आमिर साहब, ये बहुत बड़ा स्कैंडल आ रहा है सर, तबाह हो रही हैं सर, बुलडोज़र चल रहे हैं वहाँ पे सर। उन्होंने कलर कहाल की पहाड़ियों के ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी और फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं सर। 60 लाख रुपए का पर कनाल के हिसाब से फार्म हाउस बिकना शुरू हो गए। एक तरफ आपने यहाँ बैन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट मार्गला की तरफ नहीं जाने दे रही। ये कलर कहाल इतना खूबसूरत एरिया है, उसको तबाह करने के लिए डिस्ट्रिक्ट चकवाल के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हाउसिंग सोसाइटी की इजाजत दे दी है। वहां पे जो ही आप जाते हैं इस्लामाबाद से, आपको सामने वहां पे कलर कहार का जब मोड़ आप वहां मुड़ने लगते हैं रेस्ट एरिया से, सामने इन्होंने ऊपर टॉप पे पहाड़ पे बुलडोजर चल रहे हैं सर। कोई इनको परवाह नहीं है कि पहाड़ों को तबाह करने से इसके मौसम पे क्या असरात होंगे, इकोलॉजिकल आपके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके ग्लोबल वार्मिंग के आपके इश्यूज हो सकते हैं, डाल्ट के या स्मॉग के इशू इसी तरीके से बने थे। मेरी रिक्वेस्ट है इनसे जस्टिस गुलजार साहब से, आप चकवाल एडमिनिस्ट्रेशन को बुलवाएं सर, ये फौरी तौर पर जो वहां पे पूरे पहाड़ों के ऊपर टॉप पे सर इन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज बनाना शुरू कर दी हैं। आप मार्गला के पहाड़ रोक रहे हैं क्योंकि आप रहते यहाँ पे रोक तो रहे हैं, मगर मार्गला के पहाड़ी जो ही आप केपी का बॉर्डर स्टार्ट होता है गंजे हो गए। तो यहाँ पे पीटीआई के बहुत ताकतवर एक मिनिस्टर साहब जिनका अपना कारोबार है, हमने नून गवर्नमेंट के जो है ना रियल एस्टेट एजेंटों से, तमाम यहाँ पे जो एमएनए और वो वजीर थे वो रियल एस्टेट, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी ऐसा ही है, वो वहाँ की भी पहाड़ियाँ बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। और पीटीआई के काफ़ी सारे इस तरह के फ्रंट पीपल हैं जो कि लंदन में वो जायदादें बेचते फिर रहे हैं कि जनाब, और इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल हो रहा है। इसकी डिटेल स्कैंडल्स की हम करीब लेके आएंगे, पर मेरा ख्याल है जज साहब को उधर भी नज़र डालनी चाहिए। सबसे पहले तो आप कलर कहार की पहाड़ियाँ बचाएं इमरान खान साहब, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है।
बल्कि चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, चीफ सेक्रेटरी साहब जो है ये यूसुफ खोखर साहब, फॉर गॉड सेक, ये कलर कहार इतना खूबसूरत इलाका है, उसकी पहाड़ियों पे हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, बिल्डोजर चल रहे हैं, उसके ब्रोशर छप गए हैं, लोगों को बेचने का काम शुरू हो चुका है। सुने को लाहौर के कुछ सेठ साहब हैं, आप यहाँ पे पहाड़ियाँ बचा रहे हैं, यहाँ पे आप चीज़ें कर रहे हैं, लोग नए नए तरीके से 60-60 लाख रुपए पे, हमारे राना अशरफ साहब जो हैं उन्होंने इस पर रिसर्च भी किया, कुछ तस्वीरें भी ली हैं, इस पर कोई वो की हैं, फॉर गॉड से कलर कहार की पहाड़ियाँ बचा लें। पहले आपको याद है सीमेंट फैक्ट्रियाँ खा गई, सारी तबाही फिर आपको सीमेंट फैक्ट्रीज ने की, उस पर जस्टिस आपको याद होगा चीफ जस्टिस साहब, केसर वैली है, चूहा सैदन शाह के इर्द गिर्द वैलीज हैं, इस पूरे खित्ते पटवार के अंदर वो तमाम हाउसिंग स्कीम, अनरेगुलेटेड हाउसिंग स्कीम्स वहाँ आ रही हैं। सर होनी नहीं चाहिए, रेगुलेटेड क्या अनरेगुलेटेड क्या, पहाड़ों पे कौन बनाता है सर, और वो भी इतना खूबसूरत इलाका है, तरीकी खित्ता है, आप पहाड़ियों को काट के यहाँ पे आज इतना बड़ा, मेरा ख्याल है इनको अगर पहले तो इमरान खान साहब को फौरन नोटिस लेना चाहिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री को इस पे नोटिस लेना चाहिए। इसके बाद पंजाब में कोई अगर बचा हुआ है कोई अफसर जिसमें दिल में थोड़ी सी कंसर्न है एनवायरमेंट रिलेटेड, उनको इनके नोटिस लेने चाहिए कि आप कैसे यहाँ पे अभी ले लें, वरना फिर जिस तरह इस्लामाबाद में जोन 4 में हुआ है कि जी अब तो पूरा शहर बन गया, अब उसको रेगुलराइज कैसे किया जा सकता है, बनी गाला का कुछ नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा रेगुलराइज कर लें। इस वक्त शहर खराब हो रहे हैं, जो हो रहे हैं, पहले उसको तमाम उनको रोक लिया जाए। जब तक आपकी पॉलिसी नहीं बनती, जब तक आपकी रेगुलेशन नहीं आती, जब तक आप लोकल बॉडीज को इसके इंचार्ज नहीं बनाते हैं, रोक लिया जाए कम से कम, जो मजीद इस वक्त नुकसान। जैसे इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया, जो ठीक किया है कि एग्रीकल्चर लैंड पे हाउसिंग नहीं बन सकती, ऐसे इमरान खान साहब को देना चाहिए, पहाड़ों पे भी नहीं बन सकती। ये एसेट है हमारे सर, ये नेशनल एसेट, पहाड़ जो हैं आपके, ये नेशनल एसेट्स हैं। अभी तो ये टूरिज्म की बात करते हैं, आप वहां पे कैसे पहाड़ों पे उनके ऊपर आप बिल्डोजर चला सकते हैं और वहां पे जाने की बजाय वहां पे जो है ना मकान बनते जा रहे हैं। पूरी आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चकवाल जिन्होंने ये एनओसी दिए, इनको ना सिर्फ वहां गिरफ्तार करना चाहिए, इन पे पर्चे होने चाहिए, मुकदमे होने चाहिए कि जब इस मुल्क में, और चीफ जस्टिस साहब यहाँ पे आपको याद, साकिब निसार साहब 2 साल तक यहाँ पे वो नोटिस लेते रहे कि सीमेंट की वजह से आपके चकवाल तबाह हो गया, आपका कलर कहार तबाह हो गया, पानी राजकटास मंदिर को इन्होंने तबाह करके रख दिया, उसका पानी सारा सूख के पी गए। वहीं पे आपने नई हाउसिंग सोसाइटी, कैसे चकवाल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पहाड़ों के ऊपर जो खूबसूरत पहाड़ हैं उन पे कैसे इन्होंने हाउसिंग सोसाइटी की इजाजत दे दी है। सो सिर्फ मेरी इनसे रिक्वेस्ट है जस्टिस गुलजार साहब से, अगर इमरान खान साहब तक हमारी आवाज पहुंच जाए, कल नोटिफिकेशन जारी करें, हुक्म जारी करें, इनको रिवर्स करवाएं। कोई रेगुलेटेड कोई यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज नहीं होती पहाड़ों पे, बिल्कुल आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान कांट अफोर्ड इट। पहले आपने जरी जमीनें तबाह कर दी, हमारी सारे के सारे घर बना दिए आपने, वहां दरख्त काटे, मुल्तान में सर आमों के बाग इन्होंने हजारों की तादाद नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाए, इस तरह के तमाम पहाड़ों को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाए, और ये शजरकारी की मुहिम तो वो होगी, मगर वहां पे कंस्ट्रक्शन बंद की जाए, और पहले सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चकवाल के खिलाफ ये नोटिस लेने चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने कैसे एनओसी जारी कर दी उन लोगों को पहाड़ को। सर पहाड़ों में बिल्डोजर चल रहे हैं, 60-60 लाख रुपए की कनाल उन्होंने एडवर्टाइज कर दिया कि आए लें, कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें। अब वहां से उठा के कैसे पानी के क्या मसाइल हैं, कैसे पहाड़ के ऊपर ट्रैफिक लेके जाएंगे, और सारे इश्यूज, कई दीगर इश्यूज बन जाएंगे। Somebody is making a lot of money। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर एनओसी दिया है तो किसी ना किसी बड़े के हाथ तो आपको पता है ना थोड़े से गीले किए गए होंगे सारे के। सो वी एक्सपेक्ट जस्टिस गुलजार साहब और इमरान खान, इवन इंटीरियर मिनिस्ट्री एंड चीफ सेक्रेटरी यूसुफ खोखर साहब भी कि हजूर इसका नोटिस लें, हमारे पहाड़ ना यहाँ पे गंजे ना कराएं, काट रहे हैं आप लोग। पहाड़ों के पीटीआई के वो लोग जो के क्लेम कर रहे हैं और लंदन में जाके ये पहाड़ बेच रहे हैं, उन पर भी जरा नजर रखें। ठीक है, चलिए क्लास मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं क्लोजिंग के लिए, मगर इससे पहले मोहम्मद फयाज जो नौजवान है त्यारे से मुतालिक उससे बात साहब, हमने 2-3 दिन पहले वो जो आरिफ वाला का नौजवान था जिसने राइट ब्रदर्स की तरह अपना एक जहाज बना के उड़ाने की कोशिश की थी, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के उसमें रिएक्शन आए थे। हमने तो ये कहा था कि दुनिया भर में एटलीस्ट मेरी एक राय थी यहाँ पे इसके बारे में, अपने अपने खित्ते के बारे में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में, या टेक्निकल जहन नहीं पैदा होते, हमारे डीएनए में नहीं है। लिहाजा आप देख रहे हैं जितने नोबेल प्राइज हैं माँ सिवा 2-3 के अलावा पूरी दुनिया में इस खित्ते में आबादी हमारी सबसे ज्यादा है 2 अरब, मगर यहाँ से माफ करें लेकिन कोई नोबेल प्राइज कोई फिजिक्स में साइंस में बहुत कम ही है, एक हमें मिला हुआ है। तारीख ये नहीं कहती है अब खराबी आ गई है, मगर तारीखी तौर पे एस्ट्रोनॉमी और ये मैथमेटिक्स जो है ना उसके जीनियस वो सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। एक हमारे ये साइंस एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को हिंदुस्तान का तो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम निकले। उसमें 1.5-2 अरब में से अगर 1-2 मिल गए, जैसे हमें डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को मिल गया, हम उन पे बड़ा, उन्होंने पाकिस्तान के लिए नोबेल प्राइज लेके। फाइनली
अच्छी चीज़ यह है कि हमने भी उठाया था, बाकी चैनल्स ने भी उठाया था, हमारे चैनल्स ने भी उठाया था, प्रोग्राम में बात की थी। एटलीस्ट ऐसे लोगों की जाके मजाक उड़ाने की बजाय, गिरफ्तार करने की बजाय आप उनके साथ बैठे, उनके साथ प्लान शेयर करें। हम तो एक्सपेक्ट करते थे POFI वाह है, यहाँ पे आपके एरोनॉटिकल आपके यहाँ पे इदारे हैं, एयरफोर्स है, आपको तो ऐसे लोगों को ले आना चाहिए, अप्रेंटिस करवाएं, सिखाएं कि यार ये और हमारे लिए क्या कर सकते हैं। द गुड न्यूज़ इज़ कि यहाँ पे शाहरुख नुसरत साहब हैं, ये सेक्रेटरी हैं एविएशन के। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमें ऐसे ब्यूरोक्रेट चाहिए थोड़े से, कि उन्होंने यहाँ पे बाकायदा टीम भेजी सर उसकी सिविल एविएशन की, जो आरिफ वाला गई है, नौजवान से मिली है, उन्होंने उनका थाने से उसकी जमानत करवाई है, उसके जहाज की इंकरेज करना चाहिए, मासूम ख्वाहिशें लोगों की। इट्स ए गुड थिंग। हम शाहरुख साहब के बड़े उनका नुसरत साहब के बड़े ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने टीम भेजी, बंदे की जान भी छुड़वाई, उसका जहाज भी रिहा करवाया और तामुन की उनको पेशकश की। ये आपको ब्यूरोक्रेसी को काम करने चाहिए, इस तरह की चीजें बिल्कुल ऐसे ही अच्छे काम करने की जरूरत है। इसके साथ प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।